हाय क्लास, क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं मेरे साथ। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। सो हेलो फ्रेंड्स। सो पेडागोजी की क्लास का आज हमारा तीसरा दिन है, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं। तो सभी के सभी आ जाइए, सभी के सभी जुड़ जाइए जितने भी स्टूडेंट्स को पेडागोजी पढ़नी है। कैसे हो भाई सभी के सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। प्लीज कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में अवेलेबल है तो फटाफट से आ जाइए मेरे पास। हाय सावरिया सुषमा जी, वेलकम टू द क्लास। हेलो। पहले बच्चों के जुड़ने का वेट कर लेते हैं, क्योंकि कल मैंने जल्दी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और बच्चों ने मुझे बताया कि फ्लड कंडीशन की वजह से नेटवर्क में थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं। सो आप सीटेट की तैयारी कर रही हैं सावरिया जी? सुषमा जी, आप सीटेट की तैयारी कर रही हैं? आप सीटेट के स्टूडेंट है क्या? आपने पहले भी क्लास पढ़ी है मुझसे? ऑल राइट। ऑल राइट, तो अभी 2-3 मिनट का वेट करते हैं। 5 मिनट बाद में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी आपको। आपको सारी की सारी फाइल्स मिल गई होंगी मेरे ख्याल से, जितनी भी मैं आपको प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। और अगर इतना भी पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा तो पूछने के लिए कभी आता ही नहीं है। हाय अनुषा। अनुषा, हाय। तुम कल वाली क्लास में थी क्या? हाय अनुषा, वेलकम वेलकम वेलकम। दिस इज मी और मैम। अच्छा, कल वाली क्लास में आप लोग नहीं थे। ठीक है अनुषा, हम 2-3 मिनट वेट करते हैं स्टूडेंट्स का जुड़ने का। बहुत नेटवर्क इशू चल रहा है। बच्चे बता रहे थे कि मैम हम फ्लड प्रोन एरियाज में है तो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं जितना भी आपको अंडरलाइन करूंगी वो आपको हैंड टू हैंड लिखकर चलना है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ ली थी आप लोगों ने? चलिए, थैंक यू सो मच। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑलराइट, सो गाइस, मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स बाद में जुड़ते रहेंगे आप मुझे बताते रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं कि आपको साइंस क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ानी चाहिए। सारे के सारे मेथड्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किस चीज के बारे में, कि एजुकेशन बेसिकली होता क्या है। हम क्यों किसी को एजुकेट करने के लिए बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं इसको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स पता होना चाहिए, इंग्लिश पता होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग सभी के सभी ध्यान रखिएगा और मेरे से जुड़ते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं किस चीज के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन जो होता है गोल ओरिएंटेड होता है। एजुकेशन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आप लोगों का गोल ओरिएंटेड होता है। हमने एक गोल बनाया है कि मैं आप लोगों को सीटेट क्लियर करवाऊंगी, तो वो आपका भी गोल है, कहीं ना कहीं वो मेरा भी गोल है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो जब तक आप अपने दिमाग में एक गोल सेट नहीं करेंगे तब तक एजुकेशन का कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताई गई थी कि जो टीचिंग होती है, टीचिंग का मतलब होता है कि किसी के दिमाग में कुछ भी कॉन्सेप्ट डालना, उसको समझाना। यहाँ पर आपके बहुत ही प्यारे से साइंटिस्ट थे जॉन डीवी। जॉन डीवी के नाम से तो आप लोग सारे के सारे वाकिफ होंगे, क्योंकि सारी की सारी चीजें इन्होंने सबसे पहले बताई थी। तो जॉन डीवी ने बिलीव करा था कि टीचिंग जो होती है ट्राइपोलर एक्टिविटीज होती है। टीचिंग करने के लिए हमें एक स्टूडेंट चाहिए होता है, एक टीचर चाहिए होता है और एक हमें एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो ये हमारा ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है टीचिंग का? टीचिंग का ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट होता है। मैंने जितना भी अंडरलाइन करा है वो आपको लिखना पड़ेगा। हिंदी वाले हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिएगा। तो शिक्षण एक स्वदेशी प्रक्रिया है। आपके जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना था, जिसके लिए छात्र, अध्यापक और वातावरण की जरूरत पड़ती है। मैं साइड हट जाती हूँ। इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में प्लीज कॉपी कर लीजिएगा। सभी के सभी स्टूडेंट्स।
हाँ जी, लिख लिया तो आप एक एक दिल बनाकर भेज देंगे सो दैट मैं समझ पाऊं। ऑलराइट, डन डन डन। हाय सरोज कुमार यादव जी, क्या हाल है आप सभी के? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है टीचिंग के बारे में। तो आपके बड़े सारे इंस्ट्रक्टर्स थे, बड़े सारे लोग थे जिन्होंने टीचिंग की डिफरेंट डिफरेंट परिभाषा दी। सबके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा जानना चाहिए कि भैया सबने क्या क्या बताया है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले मैं अगर हफ और डंकन के बारे में बात करूं तो इन्होंने बताया था कि टीचिंग की जो 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपको प्लान करना है, कुछ भी चीज पढ़ाने से पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। सेकंड होता है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। तो आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, तो इनके पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। तीसरे नंबर पे होता है आप लोगों का टेस्ट एंड इवैल्यूएशन। टेस्ट जैसे 30 में से 30 आपके साइंस में आते हैं, तो हम इवैल्यूएट करते हैं कि भैया आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। इवैल्यूएशन का मतलब होता है सीटेड पास है कि नहीं पास है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। किस चीज में होनी चाहिए? आप लोगों के डेफिनेशन में। तो सिर्फ आप लोगों को ये 4 अक्षर ही लिखने हैं कि शिक्षण 4 प्रक्रियाओं की प्रक्रिया है। योजना है, निर्देशन है, मापन है और मूल्यांकन है। तो ये 2 चीजें आप लोगों को लिखनी है। बाकी नीचे वाली डेफिनेशन से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है। मतलब आप कुछ भी पढ़ाने से पहले प्लान करोगे, प्लान के बाद आप इंस्ट्रक्ट करोगे, उसके बाद टेस्ट करोगे, उसके बाद इवैल्यूएट करोगे। तो ये 4 प्रकार की चीजें आप याद रखना। हो गया सभी का? एक एक बार हाँ यस भेज दो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप लोग लिख चुके हो कि नहीं लिखे हो। एवरीथिंग इज फाइन और नॉट? सो हैव यू डन और नॉट? हाँ या ना? हो गया ना? चले नेक्स्ट। यहां पर आप लोगों से बात की जाती है। देखिए आप अब यहां से जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी बच्चा एक भी पॉइंट अगर मिस करे तो प्लीज मुझे बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अगर आप यहां से थोड़ा सा इधर उधर हुए तो आपका सारा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। सबसे पहले हमें सलाह दी जाती है कि हमें बच्चे को नॉन से अननोन की तरफ पढ़ाना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं पहली से 5वीं क्लास में जा रही हूँ साइंस पढ़ाने, या 6th से 8th क्लास में जा रही हूँ अगेन साइंस पढ़ाने। मैं कोशिश करूंगी बच्चों से उन चीजों के बारे में बताने की जो वो पहले से जानते हैं। उसके बाद मैं उनको ऐसी कुछ चीजें बताऊंगी जिनके बारे में वो नहीं जानते। तो आप लोगों का हमेशा ये स्तर होना चाहिए कि आप नोन से अननोन की तरफ ले जाएं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ आप बच्चे को ले जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाने से पहले अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए कि बच्चे को इस पाठ के प्रति कितनी जानकारी है। ठीक है? पुट क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स टू जज हाउ मेनी प्रीवियस नॉलेज। आपसे ये भी आ सकता है कि अगर आपको, हाय पुष्पांजलि, हेलो, गुड आफ्टरनून पुष्पांजलि। मतलब ये भी पूछने के लिए आ सकता है कि आपको ऐसा कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है जहां पर बच्चे को प्रीवियस नॉलेज थी लेकिन प्रीवियस नॉलेज के बाद आपने उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो वो बता नहीं पाया। तो बताओ कौन सा मेथड है? तो आपको तुरंत टिक करके आना है नॉन से अननोन की तरफ, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ। इज दैट कूल? प्री नॉलेज क्वेश्चंस करने चाहिए। मैं साइड हट जाती हूँ सो दैट यू कैन राइट द आंसर्स। मैं साइड हट जाती हूँ, फटाफट से लिख लीजिए।
डन डन डन, सभी का लिख लिया आपने? लिख लिया। चले, दूसरा मेथड है आपके पास। दूसरा मेथड है इजी से कॉम्प्लेक्स। आप लोगों को कभी भी होशियारी नहीं दिखानी है क्लास में जाकर कि बच्चों से ऐसे सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए कि बच्चे बेचारे क्लास से भागना स्टार्ट कर दिए। आप लोगों को हमेशा कोशिश करनी है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज को आपको बहुत सरल तरीके से पढ़ाना है। जब आप किसी भी चीज को बहुत सरल तरीके से पढ़ाते हैं और सरल तरीके से फिर आप मुश्किल की तरफ ले जाते हैं, तो आप बच्चों को वहां पर जोड़ जोड़ कर पढ़ा रहे हैं। मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी भी आप बच्चों को आराम से पढ़ाते हैं, चीजें जोड़ जोड़ कर पढ़ाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बच्चे की नॉलेज डेवलप होती चली जाती है। अब मैं छठी क्लास में गई और मैंने न्यूटन की डेरिवेशंस करवाना स्टार्ट कर दी। मैं छठी क्लास में गई, मैंने हार्ट की कवरिंग के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, डीपर नॉलेज, डीपर डायग्राम्स बनवाने स्टार्ट कर दिए, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आपको क्या बताना है, आसान तरीके से बताना है कि भाई हम जो सांस ले रहे हैं हमारे फेफड़ों की वजह से ले रहे हैं, हमारे ब्लड पंप कर रहा है, ब्लड में ऐसा हो रहा है, ब्लड में वैसा हो रहा है। तो किसी भी टाइप से आपको बच्चे को पढ़ाना है इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आप यहाँ पर सरल से कठिन की ओर केवल इतना लिख लीजिए, वो भी काफी है ना, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा लिखने की जरूरत है भी नहीं। अगर आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन दी गई है, अगर आप शुरू में ही कठिन रचनाएं प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे का विश्वास डगमगा सकता है। और क्या आप चाहेंगे कि आपकी क्लास का बच्चा आपके नाम से डरे कि साइंस वाली मैम आ रही है, चलो भाग चलते हैं क्लास से, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं साइड हट रही हूँ, प्लीज जल्दी से लिख लो। इज इट फाइन? लिख लिया आपने? हो गया ना? चले, वेरी गुड। नेक्स्ट आपसे बात की जा रही है किस चीज के बारे में? नेक्स्ट आपसे बात की जा रही है स्पेसिफिक टू जनरल। तो आप लोगों को स्पेसिफिक यानी विशिष्ट से सामान्य की तरफ बच्चे को ले जाना है। जैसे मैं बच्चे से बोलूंगी किस चीज के बारे में, जैसे मैं बच्चे को बोलती हूँ कि एक बहुत स्पेसिफिक चीज मैं बताऊंगी कि हम सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, बहुत स्पेसिफिक सी बात है। इससे आप जनरल की तरफ ले जाओ कि भैया बच्चों, हम प्लांट्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेते हैं, हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन ऑक्सीजन से काम करते हैं। तो आपको कुछ भी एक ऐसा उदाहरण बच्चों को बताना है जो बहुत ही विशिष्ट हो। जैसे मैं बच्चों, क्या आपको पता है हमारा रक्त दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीजनेटेड जिसे हम शुद्ध बोलते हैं, एक होता है अशुद्ध। क्या आपको पता है किस वजह से होता है? तो कोई भी ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन बच्चों से करो ताकि आप जनरल की चीजों की तरफ उसको ले जा सको, क्योंकि बच्चे विशिष्ट रूप पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बच्चे किस रूप पर ज्यादा ध्यान देते हैं? आप लोगों का विशिष्ट रूप पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है सभी को? क्या यहाँ पर कोई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है आपको, या मतलब कुछ ऐसा जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो किसी को भी? प्री नॉलेज क्वेश्चंस करने चाहिए ऑब्वियसली। कुछ ऐसा जो समझ ना आ रहा हो? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ किस चीज के बारे में? नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने देखा होगा किस चीज के बारे में? सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा मूर्त से अमूर्त, स्थल से सूक्ष्म की तरफ। आपको टीएलएम का इस्तेमाल करने के लिए क्यों सलाह दी गई थी कि आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो आपके पास टीएलएम होना चाहिए? क्योंकि टीएलएम क्या करता है, बच्चों को कनेक्ट करने में मदद करता है। जैसे मैं किसी क्लास में अगर फ्लावर पढ़ाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी अपने साथ एक फूल ले जाने की, बच्चों को दिखाऊंगी कि ये फ्लावर होता है, ये सेपल्स होते हैं, ये पेटल्स होते हैं। मतलब मेरा और एनसीएफ 2005 का दोनों का साथ साथ में ये मानना होता है मेरे प्यारे साथियों कि जो चीजें हमारे सामने रखी होती हैं हम उससे जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, बल्कि उन चीजों के मुकाबले जो हमारे पास है ही नहीं, है ना? तो हम ये कोशिश करते हैं।
हाँ, ये सारे पॉइंट्स पूछने के लिए आते हैं। अनुष्का, तुम्हारा नाम अनुषा है ना या अनुष्का है? अनुषा, ओके। अनुषा, ये सारे पॉइंट्स पूछने के लिए आते हैं कि क्लास में मैडम है, मैडम का नाम मान लो रेनू है, वो मैग्नेट पढ़ाना चाहती हैं, तो उन्होंने बच्चे को सबसे पहले मैग्नेट दिखाई है। तो आप बताओ, क्या वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जा रही है, इंडक्टिव पढ़ा रही हैं, डिडक्टिव पढ़ा रही हैं, जनरल टू स्पेसिफिक पढ़ा रही है, स्पेसिफिक टू जनरल पढ़ा रही है? तो इस टाइप से आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चा पहले अपने सामने रखी गई वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, बस इतना रख लीजिए। इसलिए हमें ये मेथड पढ़ाना चाहिए। इज इट फाइन? आसान है ना? पेडागोजी को इतनी भारी नहीं है कि आप लोग कर ना पाओ। प्लीज लिख लीजिए जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स लोग। सभी ने अगर लिख लिया हो तो एक बार मुझे यस भेज दीजिएगा, सो दैट मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। डन? तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि बच्चे के सामने रखी गई वस्तुओं पर ध्यान जल्दी केंद्रित हो जाता है बच्चे का, ना कि उन चीजों के बारे में जो बच्चे ने कभी देखी ना हो। भाई जो उसने देखा ही नहीं है तो वो उसके बारे में क्यों पढ़ेगा? क्या मतलब है उसका पढ़ने का? कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है वोल टू पार्शियल। यहाँ पर आपसे बात की जाती है किस चीज के बारे में? होल से पार्शियल की तरफ ले जाना है। पहले आपको बच्चे को पूर्ण रूप से बताना है, जैसे कि हम पूरी की पूरी मानव बॉडी है, अगर एक भी ऑर्गन इधर उधर होगा तो हमें बड़ी दिक्कत होगी। हम सांस लेते हैं किससे? फेफड़ों से। दिल हमारा धड़कता है ताकि हमारी धड़कनें बनी रहे, ठीक है। डाइजेशन हो रहा है, खा रहे हो, भूख लग रही है, तो मैंने जनरल पार्ट बता दिया बच्चों को कि मानव शरीर के ये ऑर्गन्स बड़े जरूरी होते हैं। पार्शियल का मतलब होता है कि अब मैं आंख के बारे में अलग पढ़ाऊं, नाक के बारे में अलग पढ़ाऊं, कान के बारे में अलग पढ़ाऊं, इसके बारे में अलग पढ़ाऊं, इसके बारे में अलग पढ़ाऊं। तो सबसे पहले आप बच्चे को पूरा पार्ट समझाएंगे, उसके पूरी बॉडी समझाएंगे, इसके बाद पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पेडागोजी में आपको ये पढ़ना है, एनसीएफ ने ये बोला है, लेकिन उसकी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन में जब करती हूँ तो मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ? वोल से पार्शियल की तरफ। देखिए, सबसे पहले अध्यापक को क्या करना चाहिए? पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद छोटे छोटे भाग की जानकारी देनी चाहिए। आप सभी के सभी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? हाँ या ना? स्टूडेंट्स, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। Have you done? Have you done or not? Have you done? ठीक है। विभा, क्या हुआ भाई? चले, नेक्स्ट में बढ़ती हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है अनश्योर से श्योर की तरफ। अनश्योर का क्या मतलब होता है? कि बच्चे को पहले वो चीज कॉन्सेप्ट समझाओ जिसके बारे में वो बिल्कुल भी अनश्योर है। DSSB का नया बैच कब से स्टार्ट होगा? अभी कोई प्लान नहीं है। अभी अभी इस हफ्ते तो कोई प्लान नहीं है, एंड लेट अस सी कब स्टार्ट होता है। तो एक बच्चा जो हमेशा कंफ्यूज रहता है किसी आइडिया या ऑब्जेक्ट को लेकर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसका कंफ्यूजन दूर करना है, ताकि आप बच्चे को प्रॉपर नॉलेज के हिसाब से उसको सेटिस्फाई कर पाए। जैसे मेरे दिमाग में भी बड़ा कंफ्यूजन रहता था जब मैं भूत की पिक्चरें देखती थी। माय ऑल टाइम फेवरेट एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में रहता था कि यार ये नींबू का कलर कैसे चेंज हो रहा है, ये चीजें कैसे इधर उधर हो रही है ना मेरे प्यारे साथियों। तो बाद में मुझे पता लगा कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसलिए खराब हो जाता है, उसका कलर टर्निश हो जाता है। 1 बजे ईवीएस की भी क्लास चलती है। ऑल राइट विभा, कौन सी क्लास लूं? ईवीएस की पेड क्लास है क्या 1 बजे? मुझे नहीं पता था इस चीज का।
तो ये चीज आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखोगे कि हम हमेशा अनश्योर से श्योर की तरफ जाएंगे। किससे किसकी तरफ जाएंगे? हम हमेशा अनश्योर से श्योर की तरफ जाएंगे। इज इट क्लियर? बढ़िया समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई ऑब्जेक्शन? इज इट प्रीटी फाइन ना? चले, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, आपको हमेशा और हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि आपकी जो क्लास होनी चाहिए दैट मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड। आपकी क्लास में हमेशा हमेशा चाइल्ड सेंट्रलिज्म होना चाहिए कि आप हमेशा बच्चे की फीलिंग के हिसाब से, बच्चे के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से और बिहेवियर के हिसाब से ही पढ़ाएंगे। आप अपनी होशियारी क्लास में बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। जैसे मैं भी आपके हिसाब से पढ़ाती हूँ, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही होती हूँ, मैम इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ा देती हूँ, मैम हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ा देती हूँ, तो मैं भी आपके हिसाब से पढ़ाती हूँ। बिलीव मी गाइज, इज इट क्लियर? फाइन। हाँ या ना कुछ तो बता दो भाई। बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा। बस इतना लिख लो कि चाइल्ड सेंटर्ड के बाद आप बच्चों की अनुभूतियां, व्यवहार और रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। बस इतना लिख लीजिए, साइड हट रही हूं मैं। डन। आपसे बात की जाएगी किस चीज के बारे में? डिफरेंशिएशन के बारे में, एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सबसे पहले आप तोड़ो, तोड़ने के बाद जोड़ो। यहाँ पर दो चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप किसी भी चीज को तोड़ोगे, तोड़ने के बाद आप उस चीज को जोड़ोगे। ठीक है, जैसे कि हम पोयम वोयम पढ़ाते हैं, ये पोयम का एग्जाम्पल दे रखा है, तो पोयम की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हैं और एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने के बाद हम पूरी की पूरी पोयम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन यानी विश्लेषण से संश्लेषण का मतलब होता है पहले तोड़ना और उसके बाद उसको जोड़ना। जैसे मैं भी आपको तोड़ तोड़ कर पढ़ा रही हूँ, मैं आपको साइंस पढ़ा चुकी हूँ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, उसके बाद चाइल्ड पेडागोजी पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर हम सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये 30 नंबर के अंदर ही आता है। तो पहले मैंने हर सब्जेक्ट को तोड़ा है, पढ़ाया है, उसके बाद जोड़ा है कि भाई आपकी साइंस कंप्लीट हो गई। इज इट फाइन? मैं साइड हट जाती हूँ सो दैट यू कैन टेक द क्लास। लिख लो भाई। डन है। बाकी अनुषा के अलावा विधा है और सुषमा जी हैं। आप सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? देखिए, ये सारी की सारी चीजें तो आपको हद से हद याद रखनी पड़ेंगी भाई, इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। चले, नेक्स्ट आप लोगों से बात कर ली जाती है कि आपको कैसे बचाना है बच्चे को मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। आपको बच्चे के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज को डेवलप करना है सो दैट वो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करना सीख जाए। कि मैम, आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चों की क्लास में जाते हो तो बच्चा बहुत सारे सवाल पूछता है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आपको उसको डांट कर चुप नहीं करना है, आपको उसके सारे जायज क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। और अगर वो कोई क्वेश्चन गलत भी पूछ रहा है तो आपको बताना है कि नहीं नहीं बेटा, तुम यहाँ गलती कर रहे हो, तुम इसको ऐसे पूछो, ये चीज ऐसे नहीं होती, ये चीज वैसे होती है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर आपको बच्चे को ले जाना है। इसको भी लिख लो।
इज दैट कूल? समझ आया आप सभी को कि नहीं आया? डन है ना? ओके। हाय रूबी। अच्छा, रूबी तो कल भी आई थी हमारी क्लास में। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी कि एक टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कि अगर आपसे बोला जाता है कि चलिए मैं बहुत देर से टीचिंग टीचिंग कर ही रही हूँ, तो टीचिंग की बेसिक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कि अगर आपसे कोई पढ़ रहा है, आप किसी चीज को पढ़ा रहे हो किसी को, सो व्हाट मस्ट बी गुड क्वालिटीज। सबसे पहले टीचिंग आपकी एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे आप सबके अंदर ज्ञान डेवलप कर सके। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, लिंग्विस्टिक एक्टिविटी है। जैसे कि मैं, अगर आप हिंदी सुनने में कंफर्टेबल हैं तो मैं हिंदी बोलती हूँ, अगर आप इंग्लिश सुनने में कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको इंग्लिश बोलती हूँ। टीचिंग एक सेल्फ प्रोसेस है जो हमेशा चलती है, कभी नहीं रुकती है। आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे इसकी कोई जरूरत है नहीं लिखने की। टीचिंग एक आर्ट होती है, टीचिंग एक कला होती है, और टीचिंग से आप लोगों का विकास 100% पॉसिबल है। यानी एक डेवलपमेंट प्रोसेस होती है जो 24 घंटे चलती चली जाती है। और शिक्षण एक थ्रू ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें आपका इन्वायरमेंट है, टीचर होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए। तो एक एक बार पढ़ लो, लिखने की जरूरत है नहीं वैसे इसमें। इज दैट कूल? समझ आ रहा है आप सभी को? नेक्स्ट आप लोगों से बात कर ली जाएगी माइक्रो टीचिंग के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। मैं आपको साफ लफ्जों में बता दूं, माइक्रो टीचिंग टीचिंग का एक पार्ट होता है। असल में इसको हम टीचिंग की कैटेगरी में रखते ही नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस ओनली। तो आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कम बच्चे हों और आप कम समय में पढ़ा दो। अगर आप बीएड या बीटीसी करे हुए वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा आपसे माइक्रो टीचिंग करवाई गई थी। छोटा सा टॉपिक, छोटे से थोड़े बच्चे, मतलब छोटे बच्चे नहीं होते, सब टीचर्स ही होते हैं, और कम समय के लिए आपसे पढ़वाया जाता है। इज इट कूल? तो बस आप ये नीचे वाली लाइन लिखिएगा जिसमें थोड़े विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। जल्दी से लिख लो भाई। हाँ, बीएड में करवाते हैं माइक्रो टीचिंग, हाँ मुझे पता है, मैंने बीटीसी करी हुई है, जेबीटी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है किस चीज के बारे में? माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टीचिंग होती है जिसमें स्टूडेंट टीचर इज एक्सपेक्टेड टू टीच अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यू टीचिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको छोड़ो, सबने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, कहने का मतलब वही था। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग टेक्निक टू टीचर्स डिफरेंट। इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये साइकिल लिखनी है माइक्रो टीचिंग के बारे में। आपको ये सारा का सारा चार्ट कॉपी करना है। सबसे पहले आप लोगों का जो पूरा टोटल टाइम होता है दैट इज 36 मिनट। 36 मिनट में आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टीचिंग का जो सेशन होता है वो 6 मिनट का होता है। उसके बाद हमें फीडबैक दिया जाता है कि आपने कैसा पढ़ाया, कैसा नहीं पढ़ाया। फीडबैक सेशन होता है 6 मिनट का। उसके बाद आप दोबारा से प्लान करते हो 12 मिनट के लिए। दोबारा से रीप्लान सेशन का मतलब होता है दोबारा से एक बार प्लान करना। एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको प्लानिंग करनी होती है, 12 मिनट का समय आपको मिलता है। उसके बाद आपको दोबारा पढ़ाना होता है और दोबारा आप लोगों का रिसेशन होता है, यानी स्टॉपिंग होती है। हाँ, माइक्रो टीचिंग में आप लोगों का हमेशा 36 मिनट फिक्स रहता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ऊपर से उतारेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से उतारेंगे। मैं जरा साइड हट जाती हूँ। ड्यूरेशन इज ऑलवेज फिक्स्ड।
तुम लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिखा अभी तक? हैव यू डन और नॉट? विभा, रूबी, सुषमा जी, आप सब लिख रहे हो क्लास में कि नहीं लिख रहे हो? आर यू नॉट राइटिंग एनी मोर? नहीं लिखा है आपने? डन? चले, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी किस चीज के बारे में कि टीचिंग कितने प्रकार की होती है। तो टीचिंग आप लोगों की 4 प्रकार की होती है, आपको इन चारों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले मैक्रो टीचिंग का मतलब होता है जिसमें लेक्चर मेथड्स होते हैं। लेक्चर मेथड का मतलब बहुत लंबे समय के लिए जो भी टीचिंग करते हैं हम उसको मैक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं। सेकंड होता है आप लोगों का ग्रुप टीचिंग, यानी आप ग्रुप बनाया जाता है उसके बाद टीचिंग की जाती है। री टीचिंग का मतलब होता है दोबारा पढ़ाना, और रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है केवल वही पढ़ाना जो समझ ना आया हो। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ टीचिंग लिख लीजिए, चारों पार्ट्स में आप टाइप ऑफ टीचिंग लिख लीजिए जल्दी जल्दी। 2 आज पढ़ लेंगे, 2 कल पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक्स है। Have you done? एग्जैक्टली, जो हमने गलती करी है उसको सुधारना। हमने गलती नहीं करी, जो बच्चा गलती से समझ ना पाए हो। टीचर कोई गलती थोड़ी करता है कभी। कैसी बात कर दी। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है माइक्रो टीचिंग। एक प्रकार की टीचिंग नहीं होती, ये एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है। मैंने आपको अभी बताया था माइक्रो टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग, नॉट एग्जैक्ट टीचिंग बाय द वे। अगर आप लोगों से कोई पूछे मैक्रो टीचिंग किसे बोलते हैं, तो मैक्रो का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ाते हो। अंडर दिस प्रोसेस द टीचर गिव्स इंफॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन एट द होल क्लास लाइक द माइक्रो टीचिंग। इसमें आप पूरी क्लास को पढ़ाओगे। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों का लेक्चर मेथड आता है। क्या आता है? लेक्चर मेथड। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो इसको बोलते हैं वृहत शिक्षण। इसमें विस्तार तरीके से पढ़ते हैं। अध्यापक एक ही समय में बड़े सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी सूचना प्रदान करता है। इसको हम व्याख्यान विधि के हिसाब से पढ़ते हैं, जिसमें बच्चों की संख्या काफी अधिक होती है। आपको अपने हिसाब से नोट करना है, जैसे आप नोट करना चाहें। हाँ, ट्रेनिंग के टाइम टीचर गलती कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिए। माइक्रो टीचिंग में आपका लेक्चर मेथड आता है। बड़ी क्लासेस में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। डन है ये कि नहीं है? आ गया समझ में? हैव यू डन द सेम? क्या हम बढ़े आगे की तरफ? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में? आप लोगों के, हाय अंकिता, आप लोगों के ग्रुप टीचिंग के बारे में।
तो ग्रुप टीचिंग में क्या होता है, जिसमें बड़े सारे टीचर्स इंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्टूडेंट को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड में, जैसे हम सब आपको सीटेट की तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आपका एक एम क्लियर हो पाए। ग्रुप टीचिंग में 2 या 2 से अधिक टीचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। टोली यानी समूह शिक्षण की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो इसमें कई सारे शिक्षक, बड़े सारे शिक्षक आपस में मिलकर पढ़ाते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि आप किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का उत्तरदायी लेते हैं। जैसे हम आपको सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट पेपर सेकंड में 5 सब्जेक्ट है, तो हम 5 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप स्पेसिफिक किसी चीज को क्लियर कर पाओ, यानी आप सीटेट को क्लियर कर पाओ। सो दिस इज लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। फटाफट से लिख लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इज दैट गुड? समझ आया आप लोगों को? एक बार हाँ या ना बता दीजिए। लेक्चर मेथड, मैक्रो टीचिंग, मैक्रो का मतलब बड़ी टीचिंग, ग्रुप टीचिंग का मतलब होता है बड़े सारे टीचर्स आपस में मिलकर पढ़ाते हैं, सो दैट आप किसी एम को क्लियर कर पाओ, आपका कोई एम हो जिसे आप पूरा कर पाओ। ठीक है, ये 2 मेजर डिफरेंसेस होते हैं इन चीजों में। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है दोस्त, बाकी स्टूडेंट्स भी एक बार हाँ या ना बता दीजिए। ठीक है, डन हो गया आप सभी का? चलिए गाइस, सो क्लास में आज यहीं तक रखती हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और क्लास में क्लास से जाने से पहले एक बार क्लास को रेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि सिर्फ तुम ही क्लास ले रही हो और कोई आ ही नहीं रहा है क्लास में। एक्चुअली कल फ्लड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ नहीं पाए थे। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच। जो भी स्टूडेंट है क्लास में, एक बार क्लास रेट कर दीजिएगा अपने हिसाब से। थैंक यू।